मेरा बाप हर रात मुझे चूम कर सुलाता है, लेकिन उसके हाथों से अभी भी मेरी माँ के खून की महक आती है। मैं गूंगा हूँ, चीख नहीं सकता, इसलिए वो बेखौफ होकर मेरे ही सामने आंगन की मिट्टी खोदता है। उसे लगता है कि उसने माँ को दफना दिया, पर उसे नहीं पता है कि उसने मेरी मासूमियत का भी कत्ल कर दिया है। अब मैं उसी कातिल की थाली में खाना खाता हूँ और अपनी बारी का इंतजार करता हूँ। शहर के पॉश इलाके में स्थित शांति विला बाहर से जितना शांत और शालीन दिखता था, उसके भीतर उतना ही गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के 2 बज रहे थे। 10 साल का आर्यन अपनी रजाई के अंदर दुबका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी थी। वह सो नहीं पा रहा था और शायद अब वह अपनी पूरी जिंदगी कभी चैन से नहीं सो पाएगा। उसके कानों में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी, एक भारी चीज के गिरने की आवाज, और फिर एक दबी हुई चीख जिसे बीच में ही घोट दिया गया था। आर्यन जन्म से ही बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके सुनने और महसूस करने की शक्ति आम लोगों से कहीं ज्यादा तेज थी। 2 घंटे पहले जब वह पानी पीने के लिए नीचे रसोई में जा रहा था, उसने ड्राइंग रूम के दरार से जो देखा, उसने उसके बचपन की मासूमियत को एक झटके में कत्ल कर दिया था। उसके पिता डॉक्टर मृणाल, जिन्हें शहर गरीबों का मसीहा कहता था, अपनी पत्नी और आर्यन की मां सुलेखा का गला अपने ही उन्हीं हाथों से दबा रहे थे जिनसे वे दिन भर मरीजों की जान बचाते थे। आर्यन ने देखा कि कैसे उसकी मां के पैर जमीन पर छटपटाए, कैसे उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली हुई और कैसे वे पत्थर की मूरत बन गई। डॉक्टर मृणाल ने अपनी पत्नी की बेजान देह को फर्श पर छोड़ दिया। उनके माथे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं थी। उन्होंने बड़े ही इत्मीनान से अपनी कलाई घड़ी उतारी, उससे मेज पर रखा और फिर सुलेखा की लाश को घसीटते हुए आंगन की ओर ले गए। आर्यन रसोई के अंधेरे कोने में दुबका अपनी हथेली को मुंह पर इतनी जोर से दबाया कि उसके दांत उसकी खाल में गड़ गए थे। वह चिल्लाना चाहता था, माँ कहना चाहता था, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक बेजान थरथराहट निकल रही थी। आंगन में लगे पुराने बरगद के पेड़ थे, जहाँ कल रात आर्यन अपनी माँ के साथ बैठकर कहानियां सुनता था। आज उसके पिता एक गहरा गड्ढा खोद रहे थे। फावड़े के मिट्टी में धंसने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर मृणाल कमरे में वापस आए। उन्होंने अपने हाथ धोए, एक गिलास पानी पिया और फिर सीधे आर्यन के कमरे की ओर बढ़े। आर्यन बिजली की फुर्ती से अपनी रजाई में घुस गया और सोने का नाटक करने लगा। दरवाजा धीरे से खुला, कदमों की आहट आर्यन के बेड के पास आकर रुक गई। आर्यन का दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं उसके पिता उसे सुन ना ले। उसे महसूस हुआ कि एक ठंडा सख्त हाथ उसके सिर पर फेरा जा रहा है। डॉक्टर मृणाल की आवाज बहुत धीमी और शांत थी, जो किसी ठंडी छुरी की तरह आर्यन के कान में उतरी। मुझे पता है तुम जाग रहे हो बेटा, और मुझे यह भी पता है कि तुमने क्या देखा है। याद रखना, तुम बोल नहीं सकते, और अगर तुमने किसी भी तरह से इशारे में भी कुछ बताने की कोशिश की तो उस बरगद के नीचे अभी भी एक और इंसान की जगह बाकी है। आर्यन की रूह कांप गई। उसके पिता ने उसके माथे को चूमा और कमरे की लाइट बंद कर दी। अंधेरे में डूबे उस कमरे में आर्यन को अपनी माँ की खुशबू आ रही थी, जो अब उस घर में हमेशा के लिए जा चुकी थी। सुबह हुई। घर से बाहर पुलिस की गाड़ियां थी, पड़ोसियों की भीड़ थी और डॉक्टर मृणाल बिलख बिलख कर रो रहे थे। वे सबको बता रहे थे कि सुलेखा रात को बिना बताए कहीं चली गई है। शायद वह किसी मानसिक तनाव में थी। पूरा शहर उस मसीहा को संतावना दे रहा था। आर्यन आंगन की उस कच्ची मिट्टी को देख रहा था, जिसे रात भर बारिश ने और भी ज्यादा गहरा और काला कर दिया था। उसे पता था कि उसकी माँ कहाँ है, उसे पता था कि कातिल कौन है, लेकिन वह एक जिंदा लाश बनकर सबके बीच खड़ा था। उसकी आंखें जब भी अपने पिता को आंखों से मिली तो उन आंखों में दुख नहीं, बल्कि एक शिकारी की चेतावनी थी। सुलेखा के गायब होने को 3 दिन बीत चुके थे। घर में रिश्तेदार और पुलिस का आना जाना कम हो गया था, लेकिन शांति विला के कोने में पसरा वह खौफनाक सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। डॉक्टर मृणाल ने पूरे शहर में सुलेखा की गुमशुदगी के पोस्टर लगवा दिए थे। हर पोस्टर पर छपी माँ की मुस्कुराती तस्वीर देख आर्यन का दम घुटता था। आर्यन रसोई की खिड़की के पास बैठा रहता। उसकी नजरें लगातार आंगन के उस पुराने बरगद के पेड़ में टिकी रहती। उसे लगता जैसे उसकी माँ उस ठंडी गीली मिट्टी के नीचे से उसे पुकार रही हो। बारिश की हर बूंदें जब उसकी कच्ची मिट्टी पर गिरती तो आर्यन को लगता जैसे उसकी माँ ने के जख्म फिर से हरे हो रहे हैं। तभी पीछे से एक भारी हाथ उसके कंधे पर आकर टिका। आर्यन बुरी तरह चौंक गया। चाय पियोगे बेटा? डॉक्टर मृणाल की आवाज इतनी मधुर और शांत थी कि कोई भी धोखा खा जाए, लेकिन आर्यन के लिए वह आवाज किसी जहरीली सांप की फुसफुसाहट जैसी थी। डॉक्टर मृणाल ने आर्यन के सामने चाय का प्याला रखा
रखा और खुद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपनी ऐनक उतारी और बड़े प्यार से आर्यन की आंखों में झांकने लगे। तुम बहुत उदास लग रहे हो, पुलिस वाले कल फिर आएंगे, तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, तुम्हें पता है ना क्या बताना है? आर्यन ने धीरे से गर्दन हिला दी। उसे पता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। शाबाश, डॉक्टर मृणाल मुस्काए। वह मुस्कुराहट आर्यन के खून को जमा देने वाली थी। आज रात हम बाहर डिनर पर जाएंगे। लोगों को लगना चाहिए कि हम इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, कल तुम्हारी माँ का जो मोबाइल अलमारी में मिला था, मैंने उसे तोड़कर फेंक दिया है। पुलिस को लगा कि वह उसे साथ ले गई है। आर्यन की मुठिया भीज गई। उसकी माँ का फोन, जिसमें उसके बचपन की सारी वीडियो थी, जिसमें उसकी और माँ की हंसी कैद थी, उसके पिता ने सबूत मिटाने के लिए नष्ट कर दिया था। रात को डिनर पर डॉक्टर मृणाल शहर के सबसे बड़े होटल में बैठकर लोगों से मिल रहे थे, अपनी पत्नी के जाने का गम बांट रहे थे। आर्यन चुपचाप अपनी प्लेट की ओर देख रहा था। अचानक उसकी नजर बगल वाली मेज पर बैठी एक महिला पर पड़ी। वह उसकी माँ की सबसे अच्छी सहेली नीता आंटी थी। नीता आंटी एक मशहूर वकील और सुलेखा से उनका रिश्ता बहन जैसा था। नीता की नजरें आर्यन पर जमी थी। उसे आर्यन की आंखों में वह चमक नहीं दिखी जो हमेशा रहती थी। उसे दिखा तो बस एक खौफनाक अंधेरा। जैसे ही डॉक्टर मृणाल किसी परिचित से बात करने में व्यस्त हुए, नीता आर्यन के पास आई और उसके सिर पर हाथ रखकर धीरे से फुसफुसाई। आर्यन बेटा, तुम्हारी माँ ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना चाहते हो? आर्यन का गला रूंध गया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वह अपनी उंगलियों से टेबल क्लॉथ को नोचने लगा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पेंसिल निकाली और नीता के हाथ पर कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर मृणाल वापस आ गए। अरे नीता, तुम यहाँ? सुलेखा के बारे में जानकर तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, मृणाल ने बड़े ही सीधे और लहजे में कहा। उनकी नजरें आर्यन के हाथों पर थी, जहाँ पेंसिल अभी भी दबी हुई थी। नीता ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ मृणाल, बहुत दुख हुआ। आर्यन कुछ कहना चाह रहा था शायद। मृणाल की आंखों में एक पल के लिए बिजली सी चमकी। उन्होंने आर्यन का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी पेंसिल टूट गई। अरे नहीं, बेचारा सदमे में है, आजकल बस कुछ भी लिखता रहता है। चलिए आर्यन, घर चलने का वक्त हो गया है। घर पहुंचते ही डॉक्टर मृणाल का चेहरा बदल गया। उन्होंने आर्यन को सीढ़ियों के पास धक्का दिया और गरजते हुए बोले, मैंने क्या कहा था? अगर तुमने फिर से किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने आर्यन को उसके कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। आर्यन अंधेरे में अकेला बैठा रहा। उसने खिड़की से बाहर देखा। चांद की रोशनी उस बरगद के पेड़ पर पड़ रही थी। तभी उसे कुछ अजीब दिखा। आंगन में कोई था। एक परछाई फावड़ा लेकर उस जगह को और गहरा खोद रही थी जहां उसकी माँ दफन थी। आर्यन की धड़कनें तेज हो गई। क्या डॉक्टर मृणाल लाश को कहीं और ले जा रहे थे? क्या वे सभी पूरी तरह से मिटा देंगे? आर्यन ने तय कर लिया था, अब वह चुप नहीं रहेगा। भले ही उसकी जुबान नहीं थी, लेकिन उसके हाथ अभी जिंदा थे। उसने अपने कमरे की दीवार पर टंगी एक तस्वीर के पीछे छुपाई हुई अपनी ड्राइंग बुक निकाली। वह अपनी गवाही बोलकर नहीं बल्कि बनाकर देगा। कमरे के अंदर ताला लटका था, लेकिन आर्यन के अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। उसने अपनी ड्राइंग बुक खोली। उसके हाथ कांप रहे थे, पर इरादा पत्थर जैसा मजबूत था। उसने गहरे लाल और काले रंग का चुनाव किया। उसने पन्ने पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ बनाया। उस पेड़ की जड़ों के नीचे उसने एक लिपटी हुई आकृति बनाई, उसकी माँ की, और पेड़ के ऊपर खड़ा था एक साया जिसके हाथ से फावड़ा था और दूसरे हाथ में डॉक्टर वाला स्टेथोस्कोप। वह साया कोई और नहीं, डॉक्टर मृणाल थे। आर्यन ने उस साये की आंखों को इतना डरावना बनाया कि खुद उसे भी देखकर सिहरन होने लगी। उसने पन्ने पलटते हुए के बाद एक क्राइम सीन को कागज पर उतारना शुरू किया। वह रात, वह गला दबाते हुए हाथ, वह आंगन की मिट्टी और वह ठंड खून जो फर्श पर फैल गया था। आर्यन की पेंटिंग महज कला नहीं थी, वह उसकी आंखों देखी गवाही थी। तभी बाहर ताला खुलने की आवाज आई। आर्यन ने बिजली की फुर्ती से अपनी ड्राइंग बुक गद्दे के पीछे छुपा दी और रजाई ओढ़कर लेट गया। दरवाजा खुला। डॉक्टर मृणाल अंदर आए। उनके कपड़ों पर ताजी मिट्टी लगी थी और उनके जूते से कीचड़ के निशान फर्श पर पड़े थे। वे थके हुए लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। वे आर्यन के बेड के पास आकर खड़े हो गए। कमरे में मिट्टी और सड़न की एक हल्की सी गंध फैल गई थी। मृणाल ने आर्यन के सिर पर हाथ रखा, पर इस बार उनका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। सो रहे हो या फिर से कोई नई कहानी बुन रहे हो? मृणाल की आवाज भारी थी। नीता आंटी कल फिर आ रही है। वे पुलिस को साथ लेकर आएंगी। उन्हें लगता है कि इस घर में कुछ दबा हुआ है, पर उन्हें क्या पता कि जो दबा था उसे अब कहीं और भेज दिया गया है। इसका मतलब
मतलब पिता ने माँ की लाश को वहां से हटा दिया था। अब बरगद के नीचे सिर्फ खाली मिट्टी थी, सबूत मिट चुका था। अगली सुबह नीता आंटी सचमुच पुलिस इंस्पेक्टर के साथ वहां पहुंच गई। डॉक्टर मृणाल ने उसका स्वागत ऐसे किया जैसे वे उनके सबसे बड़े हमदर्द हो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे खुशी है कि आप जांच कर रहे हैं। मेरी पत्नी का पता ही चलना चाहिए। मृणाल ने रुमाल से अपनी बनावटी आंखें पोंछते हुए कहा। नीता सीधे आर्यन के पास गई। आर्यन, डरो मत। क्या तुम मुझे अपने कमरे में ले चलोगे? मुझे तुम्हारी कुछ ड्राइंग्स देखनी है। मृणाल के चेहरे का रंग एक पल के लिए उड़ा, पर उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। बिल्कुल नीता, आर्यन बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। जाइए, ऊपर जाइए। आर्यन नीता का हाथ पकड़कर ऊपर भागा। उसे पता था कि यही मौका है। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, आर्यन ने गद्दे के नीचे हाथ डाला, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी ड्राइंग बुक गायब थी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पागलों की तरह बेड की चादर हटाई, तकिए फेंके, पर वो किताबें वहां नहीं थी। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे डस्टबिन पर पड़ी। वहां कुछ ड्राइंग बुक्स के फटे हुए पन्ने पड़े थे। वे सारे पन्ने जिनमें उसने कत्ल का दास्ता लिखा था, उन्हें बेरहमी से फाड़कर जला दिया गया था। खिड़की के शीशे के प्रतिबिंब में आर्यन ने देखा डॉक्टर मृणाल दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथ में माचिस की एक डिब्बी थी और उनके होठों पर वह राक्षसी मुस्कान थी। उन्होंने नीता की ओर देखते हुए कहा, माफ करना नीता, आर्यन ने आज सुबह अपनी सारी पुरानी ड्राइंग्स जला दी। उसे लगा कि वे अच्छी नहीं बनी थी। नीता को शक तो हुआ, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। आर्यन की आंखों में बेबसी के आंसू बहने लगे। वह चीखना चाहता था, पर गला साथ नहीं दे रहा था। तभी आर्यन की नजर अपनी मेज पर रखे एक छोटे से क्ले मॉडलिंग मिट्टी के खिलौने के सेट पर पड़ी। उसके पिता ने कागज जलाया था, पेंटिंग्स मिटाई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आर्यन सिर्फ पेंटर ही नहीं, एक मूर्तिकार भी है। नीता और पुलिस जाने के लिए मुड़ी। तभी आर्यन ने दौड़कर नीता का पल्लू पकड़ लिया। उसने अपनी मुट्ठी में कुछ दबा रखा था। डॉक्टर मृणाल उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। आर्यन, मेहमानों को परेशान मत करो। पर नीता रुक गई। उसने आर्यन की मुट्ठी खोली। आर्यन की हथेली पर मिट्टी से बना एक छोटा सा इंसानी हाथ था। उसकी उंगलियों एक खास दिशा की ओर इशारा कर रही थी, घर के पुराने गैरेज की तरफ। उस छोटे से मिट्टी के हाथ पर एक असली सोने की अंगूठी दबी हुई थी। नीता की आंखें फैली की फैली रह गई। वह अंगूठी सुलेखा की थी, वह जिसे कभी नहीं उतारती थी। नीता की उंगलियों में दबी हुई और सोने की अंगूठी किसी अंगारे की तरह चमक रही थी। डॉक्टर मृणाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, लेकिन उनका सातिर दिमाग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। इंस्पेक्टर, यह महज एक इत्तेफाक है। मृणाल ने अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश की। मेरी पत्नी शायद सफाई करते वक्त इसे यहाँ गिरा गई होगी। आर्यन सदमे में है। वह किसी भी चीज को जोड़कर कुछ भी समझ रहा है। इंस्पेक्टर ने अंगूठी को गौर से देखा। डॉक्टर साहब, अंगूठी पर ताजी गीली मिट्टी लगी है, और अगर आपकी पत्नी इसे खुद गिराती तो वह गैरेज के उस ताले लगे फ्रीजर के पास नहीं मिलती। नीता ने आर्यन का हाथ पकड़ा। आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह बरसों से दबी किसी चीख का आजाद करने वाला हो। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और इंस्पेक्टर की हथेली पर रख दी। वह वही चाबी थी जो आर्यन ने रात को अपने पिता के कोट में चुराई थी। यह फ्रीजर की चाबी है? इंस्पेक्टर ने पूछा। मृणाल का चेहरा अब सफेद से पीला पड़ने लगा। नहीं, वह मेरे क्लिनिक की पुरानी दवाइयों के स्टोर की चाबी है। इंस्पेक्टर, आप एक बच्चे की बात में आकर अपमान कर रहे हैं मेरा। लेकिन इंस्पेक्टर ने बिना सुने फ्रीजर का ताला खोला। जैसे ही भारी ढक्कन ऊपर उठा, अंदर से निकलने वाला बर्फीला भाप ने कमरे का तापमान गिरा दिया। नीता ने अपनी नाक पर रुमाल रखा और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसके मुंह से एक चीख निकल गई। फ्रीजर के अंदर वैक्सीन नहीं थी। वहां बर्फ की सिल्लियों के बीच एक काले रंग के बड़े से बैग में सुलेखा का पीला पड़ चुका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें अभी भी आधी खुली थी, जैसे वो अपने कातिल को देख रही हो। डॉक्टर मृणाल, आप गिरफ्तार हैं। इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर तानी, लेकिन मृणाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने बिजली की फुर्ती से अपनी जेब से एक सर्जिकल ब्लेड निकाला और आर्यन को अपनी ओर खींचकर उसकी गर्दन पर रख दिया। पीछे हटो, सब के सब पीछे हटो। मृणाल पागलों की तरह चिल्लाया। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस गूंगे का गला यहीं रेत दूंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक रुतबा बनाने में लगा दी। मैं उसे एक मरे हुए इंसान और इस लड़के की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। पूरे गैराज में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर मृणाल आर्यन को घसीटते हुए अपनी कार की ओर ले जाने लगे। आर्यन का दम घुट रहा था, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आई।
आई। ताकत शरीर में नहीं दिमाग में होती है। आर्यन ने अपनी जेब से हाथ डाला और वहां उसकी वह छोटी सी पेंसिल थी जिसका इस्तेमाल वह ड्राइंग के लिए करता था। जैसे ही मृणाल उसे कार में धकेलने के लिए झुके, आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से वह नुकीली पेंसिल अपने पिता के हाथ से उसी नस में मार दी जहां से उन्होंने ब्लेड पकड़ा था। मृणाल के हाथ से ब्लेड गिर गया। उसी पल आर्यन नीचे झुका और भागकर नीता के पीछे छुप गया। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने तुरंत मृणाल को झपटा मारा। मृणाल जमीन पर गिर पड़े, पर वे अभी भी चिल्ला रहे थे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आर्यन, गवाही नहीं दे सकता, कानून सबूत मांगती और यह लड़का बोल नहीं सकता। नीता आंटी आगे बढ़ी और मृणाल के सामने आर्यन का टैबलेट रख दिया। मृणाल, तुम भूल गए कि आर्यन बोल नहीं सकता पर वह सुन सकता है। नीता ने टैबलेट पर एक प्ले बटन दबाया। पूरे गैरेज में डॉक्टर मृणाल की आवाज साफ गूंज उठी। वह रिकॉर्डिंग जो आर्यन ने कल रात अपने कमरे में छिपाई थी, जब मृणाल ने उसे धमकी दी थी, उसे मारना ही था। उसने मेरे क्लिनिक के गैर कानूनी काम का पता लगा लिया था। अब तुम्हारी बारी है आर्यन, अगर तुमने मुंह खोला तो माँ के पास ही जाओगे। डॉक्टर मृणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन ने स्मार्ट वॉच के रिकॉर्डर का इस्तेमाल करके सारा सबूत पहले ही जुटा लिया था। मृणाल को उम्र कैद की सजा हुई। मसीहा का मुखौटा उतर चुका है और शहर उसे एक हैवान के रूप में जान चुका था। महीनों बाद आर्यन और नीता आंटी उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। आर्यन ने अपनी माँ को याद में चमेली के ढेर सारे पौधे लगाए थे। उसने वहाँ ड्राइंग बुक का आखिरी पन्ना खोला। उसमें उसने अपनी माँ को एक फरिश्ता की तरह बनाया था जो आसमान से देखकर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह भयानक कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।